तो अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, हमने नाउ आज वील बी फोकसिंग ऑन फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारे लोग बोलते हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल्स इतने सारे याद कैसे होंगे। अब हमारी तो लर्निंग टेक्निक पता है हम सबको, अक्रोनिम बेस्ड लर्निंग। एक्रोनिम से मुश्किल जो चीजें होती हैं, जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं आपसे लर्न नहीं हो रहे होते, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप अक्रोनिम यूज करोगे। सो हमने यहाँ क्या अक्रोनिम बनाया, द अक्रोनिम फॉर फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल का पूरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, हेनरी फेयोल। Henry Fayol's principles of management are summarized in an acronym, that is, CORA is used whole square. कोरा इज यूज्ड होल स्क्वायर। 14 प्रिंसिपल्स हैं, हमने उसको छोटा सा कर लिया, CORAISUSED, और USED का डबल डबल है इसलिए हमने उसको स्क्वायर में करा। So let's begin with the first one. The first one is centralization and decentralization। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट यानी मेन या टॉप पॉइंट के ऊपर सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपली। अगर आपसे बोला जाए कि आपके घर में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन सारे के सारे आपके पेरेंट्स लेंगे, छोटे से छोटे में आई एम इवन टॉकिंग अबाउट अ डिसीजन सच एज आपको पानी पीना है, हाँ या ना, इसका परमिशन भी आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको लग रहा है आप पढ़ पढ़ के थक गए हो, आपका मन कर रहा है आप 2 मिनट के लिए जाके बालकनी में खड़े हो जाओ, आप पहले परमिशन लोगे तब आप उठ सकते हो। वॉशरूम जाने के लिए परमिशन लोगे तब उठ सकते हो। डोंट यू थिंक यू विल स्टार्ट थिंकिंग आई एम लिविंग इन अ जेल? एंड थिंक अबाउट योर पुअर पेरेंट्स इन दैट केस। आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास में तो कोई टाइम ही नहीं रहेगा अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने का, बिकॉज ऑल द टाइम दे आर टेकिंग योर डिसीजंस। नाउ ये जो मैंने जहां छोटे से बड़ा हर डिसीजन सिर्फ हमारे टॉप मैनेजमेंट वाले लेते हैं और बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। और इसके अंदर जैसे आपको फील होगा कि हम लोग बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हैं और हमारी कोई ना थिंकिंग पावर बनेगी ना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बनेगी, उसी तरीके से इन अ कंप्लीट प्योरली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को डेवलप होने का एक चांस जो है वो नहीं मिल पाता। एम्प्लॉयज जो है आपके वो काइंड ऑफ देर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स, दे कैन नॉट टेक ऑन देयर ओन डिसीजंस। Let's talk about the complete decentralization part, extreme decentralization, where कोई भी पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है ही नहीं, सारी पावर सबऑर्डिनेट्स के पास में। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसे हमारे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन? घर का एग्जांपल लिया था, उसी को लेते हैं। सुबह शाम दिन रात कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, घर कब आ रहे हो, कोई भी चीज के लिए तुम्हें कोई परमिशन नहीं लेने। ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल हैपन? ऐसी सिचुएशन के अंदर यू मे गो इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन एंड टेक रॉन्ग डिसीजंस। द पॉइंट इज, अभी आप छोटे हो, आपके पास में सारी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाएगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको सारे डिसीजन लेने भी नहीं आ गए, कुछ आ गए हैं लेकिन सारे नहीं आ गए। तो फेयोल ने क्या बोला? फेयोल ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट्स की जरूरत नहीं है हमें, हमें जरूरत है एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस अडॉप्ट करने की, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन डिसीजंस है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है, वो हमारी टॉप मैनेजमेंट लेगी।
उससे लोअर लेवल के जो डिसीजंस हैं, जो डिसीजंस हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स हैंडल कर सकते हैं, उन डिसीजंस को डेलीगेट कर दिया जाएगा या उनको लेने की जो पावर है वो दे दी जाएगी मिडिल लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर्स अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दोज डिसीजंस आप उनके पास में रहते हैं, और उसके नीचे और डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है हमारे सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स को। और बिल्कुल बेसिक टास्क सच एज एक हमारे वर्कर है फैक्ट्री का, उस वर्कर का कोई छोटा सा इम्प्लीमेंट टूट गया है तो वो दूसरा अलमारी में से निकाले, ऐसे रूटीन डिसीजंस के लिए तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स भी बीच में नहीं आएंगे। वर्कर्स को ऊपर खुद छोड़ दिया जाएगा कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। यानी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन top, then some few decisions are given to the middle level, then the next level decisions are given to the supervisory level managers, and finally there are some decisions that can be taken by the workers also. Now this is centralization and decentralization का principle. Then principle of order. ये सबने सुना होगा कि घर में बोला जाता है जी अपनी अलमारी में कपड़ों को या अपनी अलमारी में बुक्स को ऑर्डर से रखो। ये ऑर्डर क्या होता है? Now imagine a situation where in your house आप अपने बेडरूम का जो वार्डरोब है उसको खोलते हो और उसके अंदर यूटेंसिल्स मिलते हैं। किचन की अलमारी के अंदर जहां पे यूटेंसिल्स होने चाहिए वहां पर आपके शूज पड़े हुए हैं, और जहां पर शू रैक के अंदर आपके शूज होने चाहिए थे आपके क्लोथ्स पड़े हुए हैं। कैसे घर मेंटेन होगा? ये कैसे आपको कोई चीज मिलेगी? कभी भी कोई चीज ढूंढनी है पूरे घर में इधर उधर घूमोगे आपको चीजें नहीं मिलेंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ऐसा ही होता है। देयर आर वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे एक ड्रॉअर है उसके ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उसको खोलते हैं उसके अंदर हमारी टैक्स रिटर्न्स पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहीं मिल नहीं रहे। हम दूसरा कहीं ड्रॉअर बना हुआ है वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न लिखी हुई थी, उस ड्रॉअर को खोला उसमें पानी के बिल्स पड़े हुए हैं। फिर हमने तीसरा कोई ड्रॉअर खोला जिसके अंदर मिसलेनियस लिखा हुआ था, वहां से हमारा वो बिजली का बिल मिल गया। अब जरा सोच के देखो अगर कोई पर्सन आया हुआ है आपके पास में और डीजे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिशियल है कह रहा है बिल दिखाओ, आप पूरे ऑफिस में घूमते रहोगे हर ड्रॉअर खोल खोल के देखते रहोगे सारे डॉक्यूमेंट्स देखते रहोगे। You will waste your time, you will waste that other person's time, and not to forget the stress that will get be given to you. So फेयोल ने क्या बोला, ध्यान से सुनना इस बात को। There should be a place for everything and everyone in an organization, and everything and everyone should be at their respective places. यानी पहली बात, हर चीज और हर एम्प्लॉय के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां हमें पता है कि ये चीज यहाँ मिलेगी, ये एम्प्लॉय का ये डेस्क है, और एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ड्रॉअर बना दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख के, इससे काम सॉल्व नहीं हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के बिल पड़े भी इसमें होने चाहिए तब काम आएगा। Okay, so principle of order says there should be a place for everything and everyone in the organization, and everything and everyone must be in their respective places. तीसरा R. R is for remuneration of employees. Remuneration क्या होता है? Remuneration is what you get in return of your services. कॉम्पनसेशन भी बोलते हैं, हम इको में कर रहे होंगे नेशनल इनकम के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज बात वही है। रेम्यूनरेशन मींस अ कॉम्पनसेशन दैट इज गिवन टू एम्प्लॉइज। अब इसमें क्या प्रिंसिपल है, तो पता ही है ना, काम कराना है किसी से तो सैलरी देनी है, उसको रेम्यूनरेशन तो देनी है। लेकिन प्रिंसिपल ये है फेयोल का कि रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉइज शुड बी फेयर एंड टाइमली। दो बातें, फेयर और टाइमली। एक एक करके दोनों पे आती हूँ। पहले फेयर। फेयर का मतलब है
रेम्युनरेशन ऐसी देनी है आपको एम्प्लॉइज को जो एक तरफ से एम्प्लॉय को आपके एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उसके घर, उसके फैमिली मेंबर्स को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, और उसके काम के कमेंसुरेट। ये नहीं है कि हम उससे काम तो करा रहे हैं 15 घंटे का और हम उसको सैलरी दे रहे हैं जो 8 घंटे के काम के हिसाब से देनी है। सो द पॉइंट इज, फेयर का मतलब एक साइड से होगा कि वो एम्प्लॉय के काम के हिसाब से और एम्प्लॉय के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करवा सके, और दूसरी तरफ से इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटी सी दुकान है विच हैज नो ब्रांचेस, एंड उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो अबाउट 10 लाख रुपीज का है, और दूसरी तरफ से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज का है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोस्ट पे काम करने वाले इंसान को भी हम सेम सैलरी तो नहीं दे सकते ना। द पॉइंट इज, ऑर्गेनाइजेशन इतनी ही सैलरी दे पाएगी, इतने ही रेम्युनरेशन दे पाएगी जो उसकी अपनी पेइंग कैपेसिटी के भी अंदर ही हो। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम एम्प्लॉयज को इतनी एक्स्ट्रावेगेंट सैलरीज देना शुरू कर दें कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराना ही मुश्किल हो जाए। पढ़ा है ना हमने, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। हम इतने ही खर्चे इंक्रीज नहीं कर सकते, हम इतनी सैलरी नहीं दे सकते हैं जिससे कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव ना कर पाए। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ फेयरनेस इन टू वेज। We should give a good standard of living to the employee, and at the same time it should be within the paying capacity of the organization. Secondly, word use किया था timely। टाइमली का क्या मतलब है? बेटा देखो, जो आपकी सैलरी आनी होती है, आपके घर के सारे एक्सपेंसेस उसके हिसाब से मैनेज किए जाते हैं। Like your parents are going to get their salaries on the specified date, let's say the 7th of every month। तो उन्होंने अपने सारे खर्चे उसके हिसाब से प्लान करे हुए हैं, वो चाहे डोमेस्टिक हेल्प को देने वाले मनी हो, चाहे आपके यूटिलिटी बिल्स पे करने वाले हो। वाईफाई तो बड़ा अच्छा लगता है ना, उसके लिए पेमेंट भी तो होनी चाहिए ना टाइम पे। इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर का बिल है, कईयों का रेंटल्स का बिल होगा। देन यू हैव सो मेनी, नो, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, न जाने कितने खर्चे हैं। वो सारे 7 के हिसाब से चलाए हुए हैं। And by the next 7th, the salary comes and then the circle goes on। किसी एक मंथ में भी अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 7 की जगह 15 तक भी उसको ना दी जाए, तो सोच के देखो उसकी फैमिली के तो सारे खर्चे रुक गए ना। The entire circle gets jeopardized। So टाइमली का मतलब यहाँ क्या है? फेओल ने बोला अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखना चाहते हो, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में खुश रखना चाहते हो, तो उनको फेयर और टाइमली रेम्युनरेशन दो। टाइम कुछ भी फिक्स हो सकता है। हमने फर्स्ट का साइकिल बनाया हुआ तो हम फर्स्ट को दे दें, हमने 7th का बनाया हुआ तो 7, 10 का तो 10। लेकिन जो टाइम बोला है उसके हिसाब से you have to give the salaries और remuneration at that given time। अदरवाइज एम्प्लॉयज के घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स निकलेंगी किसमें? प्रोडक्टिविटी में। क्योंकि जब हमारा दिमाग होता है परेशान, तो हमारा काम जो होता है वो मिस्टेक्स रिटर्न हो जाता है। सो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या टू वर्ड्स है? ऑर्डर में क्या था? एवरीथिंग एवरीवन इन देयर should have a place and they should be in their respective places। and remuneration of employees में क्या है? fair and timely remuneration to the employees। उनको खुश रखो तो वो आपके प्रॉफिट्स को चलते रहने देंगे। काम तो वही कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, योर कस्टमर्स विल आल्सो नॉट बी सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ द कंपनी। लेट्स कीप दैट इन माइंड। Now let's wind it up here। Next three principles will be in the next recording। Bye for now।